नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। सभी का मैं खैर मकदम करती हूं दोस्तों। केंद्र सरकार के अध्यादेश से विपक्ष में अफरा-तफरी मच गई है। इसकी आड़ लेकर के नीतीश ने लॉबिंग शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार यानी कि बिहार के सीएम, अध्यादेश जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार राज्यपाल के पास होते हैं। राज्यपाल की सहमति के बिना ट्रांसफर पोस्टिंग पर मोहर नहीं लगेगी, यानी कि दिल्ली के सीएम किसी का भी ट्रांसफर या पोस्टिंग नहीं कर सकेंगे। और अब केजरीवाल इतने घबराए हुए हैं कि वो बार-बार विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं और वो ये मान के चल रहे हैं कि लोग आएँ और उनके आँसू पोंछें। आज जब वो मीडिया के साथ बात कर रहे थे, बार-बार हाथ मल रहे थे और उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। दोस्तों पूरी वीडियो देखिएगा मेरे साथ। जो दर्शक पहली बार जुड़ रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मेरा कंटेंट हो, जो मेरी वीडियो हो, सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मैं बात कर रही थी विपक्ष की। अभी कुछ दिन पहले ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार केजरीवाल से मिले थे। आज फिर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई और इस मुलाकात के पीछे केंद्र के अध्यादेश की वजह ही देखी जा रही है, क्योंकि इस अध्यादेश का विरोध करने के लिए अ, केजरीवाल और नीतीश और ममता दीदी सबको इकट्ठा करने की एक कोशिश हो रही है। दरअसल 2 वजह हैं। एक तो हर नेता बीजेपी को सत्ता से बाहर करना चाहता है, जो अभी दूर-दूर तक संभव नहीं है। और दूसरा, केजरीवाल को विपक्ष अपने साथ जोड़ना चाह रहा है। बहुत बार पहले भी नीतीश आए थे, लेकिन केजरीवाल मिले नहीं। अब 1 महीने में 2 बार उनकी मुलाकात हो गई है। अब आप समझ लीजिए कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी अरविंद केजरीवाल को पसंद नहीं करते हैं, देखना नहीं चाहते हैं, कभी उनसे मिलते नहीं हैं। नीतीश बार-बार ममता दीदी और केजरीवाल के फेर में पड़े हुए आजकल नज़र आ रहे हैं। केजरीवाल भी अपने मतलब के लिए विपक्ष एकता का राग अलाप रहे हैं। यानी कि हर किसी नेता के दिमाग के अंदर कुछ और चल रहा है, लेकिन वो बात कर रहे हैं कि विपक्ष एकजुट हो जाए। अगर विपक्ष का मकसद एक होता, तो विपक्ष एक मत हो सकता था, एक प्लेटफ़ॉर्म पे आ सकता था। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये अध्यादेश जब गिराना होगा तो हो सकता है कि विपक्ष के लोग एक साथ हो जाएँ, लेकिन कोई दम इसमें फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि विपक्ष एक प्लेटफ़ॉर्म पे है ही नहीं। अच्छा, 1 महीने में दोनों मुख्यमंत्रियों की ये दूसरी मुलाकात है। नीतीश के साथ बिहार के डिप्टी सीएम और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी भी थे। उन्होंने भी मीडिया के साथ बात की और उन्होंने भी बार-बार एक ही बात की कि हम केजरीवाल के साथ हैं। यही बात नीतीश जी कह रहे थे कि देखिए, अध्यादेश का मतलब क्या हुआ? जब सुप्रीम कोर्ट ने अ, उसे मोहर लगा दी थी, तो अध्यादेश लाने की क्या ज़रूरत थी? तमाम सारी बातें वो मीडिया के सामने कर रहे थे। नीतीश अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के केंद्र के अध्यादेश को संविधान के खिलाफ बता रहे हैं मीडिया के सामने, और उन्होंने कहा कि एक चुनी हुई सरकार को दी गई शक्तियां कैसे छीनी जा सकती हैं, ये संविधान के खिलाफ है। और हम यानी कि नीतीश कुमार अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं, उनके साथ तेजस्वी भी। हम देश के सभी विपक्षी दलों को एक साथ लाने की कोशिश करेंगे, ये भी नीतीश ने कहा। यानी कि उन्होंने बड़ा हौसला दिया केजरीवाल को कि वो अपने आंसू रोकें, अपनी घबराहट पे कंट्रोल करें। विपक्ष को हम इकट्ठा कर रहे हैं और पूरा विपक्ष केजरीवाल के साथ होगा। ये उन्होंने एक उनको एक लॉलीपॉप जैसी बात कही। और इसके बाद केजरीवाल ने भी वहाँ थोड़े होपलेस तो दिखाई दे रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस अध्यादेश को कानून बनाने के लिए राज्यसभा में लाती है, तो विपक्ष हमारा साथ दे। दरअसल ये एक पॉइंट है जिस पे अब विपक्ष जो है एक प्लेटफ़ॉर्म पे आने की कोशिशें कर रहा है कि राज्यसभा में अगर इस अध्यादेश को कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार लाती है, तो विपक्ष एकजुट नहीं होगा,
तो ये अध्यादेश पास हो ही जाएगा। और बहाना ये कर रहे हैं कि हमें 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को खत्म करना है। अच्छा, नीतीश ने ये भी कहा कि अध्यादेश के विरोध में वो देश भर की विपक्षी पार्टियों से मिल करके समर्थन मांगेंगे केजरीवाल के लिए। अच्छा, 23 मई को वे कोलकाता में ममता बनर्जी से भी मिलेंगे और 24 को मुंबई में उद्धव ठाकरे और 25 को मुंबई में ही शरद पवार से भी मिलेंगे। इसके बाद वे और जो दूसरे विपक्षी दल हैं उनसे भी टर्न बाय टर्न मुलाकात करेंगे। यानी कि इस अध्यादेश का इतना खौफ है, इस कदर ये खौफ उनके दिमाग पे बैठा हुआ है कि अब अ, विपक्ष जो है सेकंड राउंड का ड्रामा शुरू करने वाला है। अब जब मैं अध्यादेश की इतनी सारी बात कर रही हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि ये बात कहाँ से शुरू होती है और कैसे अध्यादेश आता है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को ये फैसला दिया था कि दिल्ली में सरकारी अफसरों पर चुनी हुई सरकार का ही कंट्रोल रहेगा। 5 जजों की संविधान पीठ ने एक राय से कहा, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन को छोड़ करके उपराज्यपाल बाकी सभी मामलों में दिल्ली सरकार की सलाह और सहयोग से काम करेंगे। 12 मई को केजरीवाल ने सर्विस सेक्रेटरी का ट्रांसफर कर दिया। जैसे ही इधर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उधर केजरीवाल ने अपनी मनमानी शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच के फैसले के एक दिन बाद ही, यानी कि फॉरन द वेरी नेक्स्ट डे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सर्विस सेक्रेटरी आशीष मौर्य को हटा दिया और इसके बाद एलजी ने इस फैसले पे रोक लगा दी और एलजी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ऐसा कर रहे हैं। ये अब शोर मचाना शुरू कर दिया केजरीवाल ने और उन्होंने ये भी कहा कि ये कोर्ट के आदेश की अवमानना है। इसके बाद कोर्ट के फैसले के बाद 7 दिन के बाद लगभग केंद्र सरकार ने 19 मई को दिल्ली सरकार के अधिकारों पर अध्यादेश जारी कर दिया। अध्यादेश के मुताबिक दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का आखिरी जो फैसला होगा ना, वो मुख्यमंत्री का नहीं होगा, वो राज्यपाल का होगा। यानी कि जो उपराज्यपाल हैं, एलजी हैं, उनकी भी बात की अहमियत होगी। अब 6 महीने के अंदर ही इससे जुड़ा हुआ कानून भी बनाया जाएगा। और 20 मई को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक पुनर्विचार याचिका लगाई गई। दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के उपराज्यपाल, एलजी यानी के और अरविंद केजरीवाल सरकार की लड़ाई अब एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में पहुंची हुई है। केंद्र सरकार 19 मई को ये अध्यादेश आता है और इसके ठीक अगले दिन सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है सरकार। केंद्र ने संवैधानिक बेंच द्वारा दिए गए 11 मई के फैसले पर कोर्ट को फिर से विचार करने की अपील की है। चलिए, अब जब इतनी बात हो रही है तो लगे हाथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो अध्यादेश है, ये क्या होता है, इसे कौन जारी करता है। अगर हम अपने संविधान की बात करें तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 में ये कहा गया है कि देश के राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की पावर है, शक्ति है। वो इस अध्यादेश को जारी कर सकते हैं। इस अनुच्छेद के अनुसार कोई ऐसा विषय है जिस पे इमीडिएटली कानून बनाने की ज़रूरत है, तो उस वक्त संसद भी नहीं चल रही हो, तो ऐसी स्थिति में अध्यादेश लाया जा सकता है। उस अध्यादेश को उतना ही इफ़ेक्टिव, मतलब उसका उतना ही असर होता है जितना कि संसद में पास किए गए कानून का होता है। हालाँकि अध्यादेश जारी करने से पहले इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि इससे नागरिकों से उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो ना छीने जाएँ। अध्यादेश को केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति जारी करते हैं और हमारे देश में कानून बनाने का हक संसद के पास है। इसलिए राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश को संसद की मंजूरी भी मिलनी बेहद ज़रूरी होती है। इसे जारी करने के 6 हफ्ते के भीतर संसद ने पारित करना होता है और वहीं अध्यादेश जारी करने के 6 महीने के अंदर संसद का सेशन बुलाना ज़रूरी होता है।
अब आप ये भी जान लीजिए कि राज्यों में अध्यादेश कौन जारी करता है। संविधान के अनुच्छेद 213 में राज्यों में अध्यादेश जारी करने की शक्ति गवर्नर को दी गई है और राज्य में अध्यादेश जारी करने की शर्तें भी वही रहती हैं कि ये तभी जारी किया जा सकता है जब किसी विषय पर कानून बनाना बेहद ज़रूरी हो और उस वक्त विधानसभा का सेशन ना चल रहा हो। इसे जारी करने के 6 महीने के भीतर विधानसभा से पारित भी कराना होता है। बिल्कुल वही प्रक्रिया है। और आरसी कूपर बनाम संघ 1970 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जारी किए गए अध्यादेश और राष्ट्रपति के निर्णय को इस आधार पे चुनौती दी जा सकती है कि इस विषय पर इतनी जल्दी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं थी। चुनौती दिए जाने के बाद सीजेआई तय करते हैं कि इस मामले पर संविधान बेंच बनाएगा या नहीं। और एक आखिरी बात और समझ लीजिए दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा जा सकता है क्या? तो इस बारे में कानून ये कहता है कि संसद के पास बहुत सारी पावर है कि वह कानून बना करके कोर्ट के किसी भी फैसले को पलट सके। हालांकि संसद का कानून सीधे तौर पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध नहीं कर सकता। और ये जिस अध्यादेश की इस समय बात हो रही है, विपक्ष एक होने की कोशिश कर रहा है, जिसका विरोध हो रहा है, इस अध्यादेश के बारे में ये चीज़ लागू होती है। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।